हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम खनिजों का उपयोग तथा उनके दोहन के बारे में या फिर यूजेस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मिनरल्स के बारे में जान चुके हैं, कौन कौन सी संस्थाएं माइनिंग से जुड़ी हुई हैं, माइंस या माइनिंग से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हम खनिजों के उपयोग की बात करें तो जितने भी खनिज पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं उनका मनुष्य जाति में उपयोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनसे अनेक प्रकार की सुविधाओं की प्राप्ति होती है। विज्ञान निरंतर प्रगति पर है और इस परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्य हेतु अथवा साधन, दुनिया और मनोरंजन के लिए नित्य नई वस्तुओं की आकांक्षा व्यक्त करता है। हाँ, यह जरूर है कि खनिज अत्यधिक सीमित हैं और एक उपयोग के बाद वो खत्म हो जाएंगे और वो दोबारा से नहीं बनाए जा सकते या रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती। जो खनिज हमारे देश में उपलब्ध हैं उनकी एक सूची और संभावित उपलब्ध मात्रा का विवरण हम एक लिस्ट में देखेंगे। इनका पुनः अवलोकन करेंगे तो इस सूची में कई खनिज होंगे जिनकी देश में उपलब्धता है ही नहीं। इसके लिए अन्य देशों पर निर्भर होने के बजाय अपने मानस में परिवर्तन लाएं कि आपका उनके बिना ही काम चल जाए। अपना मन कुछ इस प्रकार बनाना चाहिए: यूज intelligently what you have, avoid emphatically what you do not process। इसके बाद हम अत्यधिक दोहन या शोषण या ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो अपने देश की पृथ्वी की माप तो लगभग सेम ही है, लेकिन जो वर्षों पहले था और पृथ्वी की गर्भ में पड़े खनिजों की जो मात्रा है वो कम हो रही है और उसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों के बारे में जान लेते हैं। निरंतर बढ़ती आबादी, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग पॉपुलेशन, बदलते परिवेश में अधिक चाह, मोर डिमांड इन द चेंजिंग सिनेरियो, संग्रह करने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ कलेक्शन, वैज्ञानिक प्रकृति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्परेटमेंट, अनियंत्रित उपयोग, अनकंट्रोल्ड यूज, वैकल्पिक व्यवस्था की सोच का अभाव, नो थॉट ऑन अल्टरनेटिव। अतः हमें पुनः वही बात दोहरानी होगी। ऊपर कहते हैं अपनी जेब देखकर व्यय करो, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, और आगे आने वाली संतति के लिए भी कुछ छोड़ो, कंजर्व सम शेयर ऑल्सो फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसके बाद हम मानव और पर्यावरण खनन का प्रभाव, इफेक्ट ऑन माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट, इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन मैन एंड एनवायरनमेंट। कुछ खनिज पृथ्वी के धरातल पर खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्वेरिंग कहा जाता है, जबकि खनन, इसको हम माइनिंग कहते हैं। इसका तरीका काफ़ी अलग होता है। जब किसी खनिज पदार्थ को भूमि में गहराई से खोदकर निकाला जाता है तो यह क्रिया माइनिंग कहलाती है। और खनिजों को जमीन से निकालने की प्रक्रिया बहुत सरल और सहज नहीं होती। इससे भूमि, जल, वायु, वनस्पति, प्राणी जगत सभी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे पूरा पर्यावरण ही क्षतिग्रस्त नहीं होता, बल्कि मनुष्य की अनेक प्रकार की रहने सहने की शैलियों पर भी इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। हम यहाँ सभी पॉइंट्स की चर्चा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मोटे तौर पर कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ यह भी देखेंगे कि नीचे दिए गए, तो आइए कुछ प्रभावों पर हम दृष्टि डालते हैं। जंगलों का नाश, लॉस ऑफ फॉरेस्ट। खनन सीधे सीधे उस क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर देता है जहाँ जहाँ पर के स्थान विविध प्रकार के खनिज पदार्थों के लिए चयन किए जाते हैं। विशेषता, यदि वह सघन वृक्षावलियों के क्षेत्र हैं तो इमारती व अन्य प्रकार की लकड़ी, वन उत्पाद व अन्य लकड़ियों के संसाधन पर गाज गिर पड़ती है। वन्य जीवों के आवास भी नष्ट हो जाते हैं तथा ओपन कास्ट माइनिंग में यह हानि अधिक होती है। इसके बाद हम कृषि भूमि में कमी की बात करें तो रिडक्शन इन एग्रीकल्चरल लैंड। खनन क्रिया जब उस क्षेत्र में हो जाती है जो उपजाऊ है और वहाँ जहाँ से अन्न अथवा अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है, तब एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड तथा फॉरेस्ट्री संबंधित भूमि की मात्रा में कमी आने के कारण
उपयुक्त वर्णित क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप पास की भूमि पर अधिक प्रभाव, कम उत्पादन परिलक्षित होता है। इसके बाद हम आवासों की कमी की बात करें तो लॉस ऑफ शेल्टर। खनन क्षेत्र की आबादी को अपने घर छोड़कर अन्य जाने को मजबूर होना पड़ता है। कहीं कहीं पर तो इन लोगों को बसाने के लिए नई नई कॉलोनियाँ बन जाती हैं। जैसे भी जिस प्रकार की आवास की व्यवस्था होती है वहीं रहना होता है। आबादी में अधिक लोग यदि जनजाति के हैं तब भी कुछ विशेष आवासीय व्यवस्था की ओर सरकार ध्यान देती है, नहीं तो कुछ भूमि भाग, कुछ मुआवजा आदि देकर छुट्टी पाली जाती है। इसके बाद वायु प्रदूषण की बात करें तो खनन क्रिया में ब्लास्टिंग करते समय अथवा भूमि को खोदते समय या फिर डिगिंग एंड ड्रिलिंग करते समय जो अति सूक्ष्म चट्टानों के धूलकण पूरे वातावरण में फैलते हैं वे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मनुष्य पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उससे उनके रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं जो काफ़ी लीथल होती हैं। ये सूक्ष्म कण पौधे के बढ़ने की क्रिया पर भी रोक लगाते हैं और नीचे भूमि पर आकर कृषि भूमि को भी नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जब खनन क्रिया के फलस्वरूप सूक्ष्म कण जल के साथ चाहे वह सामान्य जलधारा हो अथवा वर्षा जल जमीन के अंदर चले जाते हैं तो भूमि जल के प्रदूषित होने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि सतही जल की कमी के कारण भूमि जल का ही उपयोग वर्तमान में अधिक हो रहा है। यह प्रदूषित जल अनेक प्रकार की बीमारियों से पशु और मवेशियों को ग्रस्त कर देते हैं। भूमि की लवणीयता या फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंड सैलिनिटी की बात करें तो वातावरण के सूक्ष्म कण जब नीचे आकर भूमि भाग पर एकत्रित होते हैं तो विशेषकर कृषि भूमि की मिट्टी की जो पोरोसिटी या छिद्रता है उसको कम कर देते हैं। इससे वर्षा अथवा नदी जल खेतों में रुक जाता है। जल के खेतों में अधिक दिन तक रुकने से मिट्टी की लवणीयता या फिर सैलिनिटी इन सॉइल्स में वृद्धि हो जाती है। इसका प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है। इसके बाद खनिज क्षेत्रों के सुधार की बात करें तो रिक्लेमेशन ऑफ माइनिंग एरियाज। खनिजों की प्राप्ति के लिए दो प्रकार की खनिज प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है जिन्हें अंडरग्राउंड माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। भूमि के अंदर होने वाले खनन की भूमि को कुछ सुधारने अथवा उपयोग में लेने में ना तो कोई सार है और ना ही सामान्य प्रकार से यह संभव है, लेकिन खुली भूमि की खनन के बाद की भूमि को कुछ उपयोगी बनाया जा सकता है, जैसे क्षेत्र की सफाई कर आकर्षक पेड़ पौधे लगाना, प्लांटिंग ऑफ अट्रैक्टिव ट्रीज आफ्टर क्लियरिंग द एरियाज, प्रिपेयरिंग recreational venue for children in deep pits, designing playgrounds, creating places of tourist development nurseries, availability of picnic spots for nearby dwellers। इसके बाद हम खनिजों की वर्गीकरण की बात करें तो खनिज वर्गीकरण के आधार 3 प्रकार के होते हैं, गुण के आधार पर तथा व्यावसायिकता के आधार पर तथा उपयोग के आधार पर। गुण के आधार पर बात करें तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज। का धात्विक इसकी व्यावसायिकता के आधार पर खनिज होते हैं 2 प्रकार के, गैर व्यावसायिक खनिज तथा गैर व्यावसायिक खनिज। जो उपयोग के आधारभूत खनिज तथा परिपूरक खनिज। खनिजों की बात करें तो खनिज वैज्ञानिकों ने भूपटल में पाए जाने वाले 1600 खनिजों की पहचान की है, लेकिन वर्तमान में इनमें से 200 खनिजों का उत्पादन व्यावसायिक और औद्योगिक उद्योग के लिए किया जा रहा है। इनमें से 80 खनिज ऐसे हैं जो आधुनिक औद्योगिक तंत्र के लिए आवश्यक माने जाते हैं। खनिजों का इसके बाद हम धात्विक मेटलिक मिनरल्स तथा नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात करें तो मेटलिक मिनरल्स में जिन खनिजों में धातु पाई जाती है उनको मेटलिक मिनरल्स कहते हैं। धातुओं के आधार पर मेटलिक मिनरल्स को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। हल्की धातु वाले खनिज जैसे लौह खनिज, लौह मिश्रित खनिज, अलौह वस्तुएं तथा बहुमूल्य वस्तुएं। धात्विक खनिज में जिनमें खनिजों में धातु पाई जाती है धात्विक खनिज कहते हैं। हल्की में कम वजन वाले धातु जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम आदि सम्मिलित होती हैं तथा फेरस में इस खनिज में पूर्णतः लोहा पाया जाता है। लोहे के अंश के आधार पर इनको मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्निमाइट आदि में विभक्त किया गया है तथा फेरो एलॉयज या लौह मिश्र धातु की बात करें तो इसमें अन्य धातु के साथ लोहे का अंश भी मिश्रित होता है। इन खनिज के उदाहरण क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन आदि हैं। अलौह या नॉन फेरस की बात करें तो इन खनिजों में लोहे का मिश्रण नहीं पाया जाता।
तथा जैसे टिन, जस्ता, तांबा आदि बहुमूल्य धातु हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम बहुमूल्य धातु हैं। ये धातुएं बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं तथा बहुत कम स्थानों में पाई जाती हैं। इसके बाद हम अधात्मिक खनिजों की बात करें तो इसमें रत्न या मणि, हीरा, पन्ना, नीलम आदि हैं। इसके बाद खनिज रसायन जैसे अभ्रक, जिप्सम, ये सब आदि हैं। इसके बाद इमारत बनाने की सामग्री, भवन बनाने के लिए खानों से प्राप्त किए जाते हैं, जिनमें पत्थर, बालू का पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बेसाल्ट आदि सम्मिलित हैं। चूना पत्थर से सीमेंट बनाया जाता है। इसी प्रकार रेत का उपयोग कांच बनाने में होता है। इसके बाद हम खनिज उर्वरक की बात करें तो इन खनिजों का उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में होने के कारण इनको खनिज उर्वरक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेट, नाइट्रेट, गंधक, पोटास एक्सेट्रा। इसके बाद हम शक्ति संबंधित खनिज या खनिज ईंधन की बात करें तो शक्ति प्रदान करने वाले खनिज इस वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम एक्सेट्रा। इसके बाद खनिज उत्खनन के कारक जो हैं वो किसी स्थान पर खनिज स्थित होने पर उनका उत्खनन प्रारंभ नहीं होता है। ऐसे अनेक कारक हैं जो उत्खनन को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारकों को भौतिक तथा मानवीय कारक कह सकते हैं। इसके बाद हम खनन एक लुटेरी अर्थव्यवस्था, इस पे बात करें तो जो खनिज करोड़ों वर्ष की अवधि में बनते हैं उनका मानव द्वारा दोहन एवं उपयोग इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में खनिज समाप्त हो गए हैं और कुछ क्षेत्रों में समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। विडंबना यह है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली खनिजों को वह पुनः पैदा नहीं कर सकता, अर्थात भूमि से एक बार खनिज निकालने के बाद उस खनिज संपदा का सदैव के लिए विनाश होना है। वैसे तो मानव आदिकाल से ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, वनस्पति, जीव जंतुओं का शोषण कर रहा है। यद्यपि इन संसाधनों का भी विनाश तो हुआ है, लेकिन पुनरुत्पादन क्रिया द्वारा इनकी पूर्ति होती रही है। लेकिन खनिजों द्वारा यह प्राकृतिक प्रक्रिया लागू नहीं होती। इसी कारण खनन एक लुटेरी अर्थव्यवस्था या फिर रॉबर इकोनॉमी कहलाती है। इस वीडियो में हमने खनिज के बारे में जाना। आपको आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।